क्या हो रहा है? क्या हुआ? मैं उसे दूध पिला रहा था। उसे बस आराम देने में दिक्कत हो रही थी। एक घबराए पिता ने 911 पर कॉल किया जब उनकी एक जुड़वा बेटी की सांस रुक गई। मैं अपने बच्चों को चोट नहीं पहुंचाना चाहता। मैं उन्हें बहुत प्यार करता हूं। क्या एंड्रयू कैमरे अपनी बेटियों को चोट पहुंचा सकते हैं? उनकी मंगेतर पर सवाल क्यों उठ रहे हैं? मैं अनेट लेवी हूँ और ये है क्राइम फिक्स। आप जानती हैं, हम आपको क्राइम फिक्स का इतना महत्वपूर्ण और गंभीर एपिसोड इसलिए दिखा पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास बहुत अच्छे पार्टनर्स हैं और उनमें से एक है मॉर्गन एंड मॉर्गन। 35 साल से ये लॉ फर्म आम लोगों के लिए लड़ रही है और क्लाइंट्स को $30 बिलियन से ज्यादा दिला चुकी है। 100 से ज्यादा ऑफिसों में 1000 से भी ज्यादा वकीलों के साथ मॉर्गन एंड मॉर्गन को हायर करना सचमुच ऐसा है जैसे आपके लिए जंग लड़ने के लिए एक पूरी फौज को बुलाना। ये टीम क्लाइंट्स को हक दिलाने के लिए पूरी ताकत से लड़ती है। सभी लॉ फर्म्स एक जैसी नहीं होती। गलत फर्म चुनने से आप शुरू में ही हार सकते हैं। चोट लगने पर आप मॉर्गन एंड मॉर्गन देख सकते हैं। उनकी फीस केस जीतने पर ही लगेगी। अधिक जानकारी के लिए आप forthepeople.com/crime या forthepeople.com/crimefix पर जा सकते हैं। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं या अपनी स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। 4 महीने के बच्चे बेहद कीमती और पूरी तरह से असहाय होते हैं। वे अपने लिए कुछ भी नहीं कर सकते। उनके माता पिता को उनसे प्यार करना चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए और जाहिर है कि उनकी रक्षा भी करनी चाहिए। लेकिन ओहायो में सिंसिनाटी के एक उपनगर गोशन टाउनशिप में एक पिता जिसका नाम एंड्रयू कैमरर था पर अकल्पनीय आरोप लगा अपनी 4 महीने की बच्ची एवलिन की हत्या करने का। और इस केस में एक ऐसा मोड़ है जिसकी मुझे भी उम्मीद नहीं थी। इसके बारे में आगे और जानने के लिए जुड़े रहिए। 4 नवंबर 2024 को एंड्रयू कैमरे ने 911 पर कॉल किया और जो उन्होंने बताया वो सच कहूं तो थोड़ा अजीब था। सुनिए, पुलिस जब उसके घर पहुंची तो कैमरू ने क्या बताया। मुझे तुम्हें सिखाना है। ठीक है, वो कहाँ जा रही है? बच्चों के पास? नॉर्थ की तरफ रहो। अभी नॉर्थ की तरफ रहो। क्या हो रहा है? क्या हुआ? मैं उसे दूध पिला रहा था। उसे आराम देने में कुछ दिक्कत हो रही थी, तो मैं उसे डायपर बदलने ले गया। वो गिर गई और शायद मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की या कुछ ऐसा किया, तो मुझे लगता है कि उसने अपने सिर के पीछे चोट लगा ली। लेकिन मैं उसे समय पर पकड़ नहीं पाया, तो मुझे नहीं पता। ठीक है, आपके साथ यहाँ कौन है? सिर्फ मैं ही हूँ। सिर्फ आप ही उसके साथ हैं? हाँ। और मेरा एक और बच्चा है। माँ कहाँ है? वो डेटन में काम पर हैं। ठीक है, हमें अंदर ले चलो और दिखाओ। दूसरा बच्चा कितने साल का? अभी नहीं। हाँ, बस रुको। ठीक है, मुझे दो, चलो चलते हैं। क्या यहाँ कोई कुत्ते वगैरह हैं? हाँ। मैं वही बैठूंगी। अभी छाती पर दबाव दे रहा हूँ। मैं उसकी डायपर बदल रहा था। ठीक है, बताइए क्या हो रहा था? मैं उसका डायपर बदल रहा था। फिर वो कहाँ सो रही थी? वो सो नहीं रही थी। मैं उसकी डायपर बदल रहा था। कैसे, कब वो जाग गई? मैं उसे बाहर ले गया था, फिर उसे दूध पिला रहा था। ठीक है, तो आप उसे वापस यहाँ लाएं और फिर क्या हुआ? मैंने उसकी डायपर बदलनी शुरू की। उसने पॉटी नहीं की। पेट दबाया तो वह नाराज हो गई। मैं उसे कुछ और देने जा रहा था ताकि वो शांत हो, तभी उसकी चूसनी गिर गई। मैंने उसे उठाया। वह लुढ़क गई क्योंकि वह पैर जोर से धकेल रही थी। उन्हें एसिड रिफ्लक्स है और इस तरह उसने खुद को धक्का देकर गिरा लिया। और जब तक मैं कुछ करता, बहुत देर हो चुकी थी। तो आप उसका डायपर बदल रहे हैं, उसने अपनी पैसी गिरा दी। हाँ, वो उसे थूक देती है। वो उसे थूक देती है और फिर आप क्या करते हैं? मैं उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वो यहाँ नीचे से टकराई और उस तरफ लुढ़क गई। मैं 1 सेकंड के लिए पलटा। उसने उसे धक्का दे दिया। उसने उसे धक्का दिया और फिर क्या? इससे नीचे गिरा दिया। उसने इसे नीचे गिरा दिया। और वो कैसे गिरी? हाँ, वो गिर गई। ठीक है, फिर क्या हुआ? मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह गिर गई। ठीक है, फिर क्या हुआ? मैंने उसे उठाया। वह सांस के लिए हाँफ रही थी।
फिर मैं कोशिश करने लगा उसे संभालूं, तो मैंने उसे फिर से यहां पीठ के बल लिटा दिया और मैं चीजें साफ करने और पोंछने की कोशिश कर रहा था। और वो ऐसे थी, मुझे उसके पेट पर नीला निशान दिखने लगा, शायद जहां उसकी डायपर थी, और किसी तरह उसके होठ से खून निकल रहा था। और मैं सोच रहा था, ये कैसे हो गया? उसके तो दांत भी नहीं हैं। मैं बस घबरा गया था। फिर वो रंग बदलने लगी, सफेद पड़ने लगी। अब मैं घबरा गया था। ये क्या हो रहा है? मैंने क्या कर दिया? क्या ये मेरी गलती है? तो मेरा मतलब है, वो ठीक से लगातार सांस नहीं ले रही थी। मैंने देखा कि मैं उसके पसलियों के हिलने या कुछ ऐसा देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो सांस ही नहीं ले रही है। बेबी एवलिन सिर्फ 4 महीने की थी और उसकी जुड़वा बहन थी। पुलिस अधिकारी ने कैमरे से कहा कि वो फिर से समझाए कि 4 महीने की एवलिन चेंजिंग टेबल से कैसे गिरी। ठीक है, जब वो जमीन पर गिरी तो पीठ के बल गिरी या चेहरे के बल? उसकी पीठ या सिर पर लगी थी। हाँ। ठीक है, जब आप डायपर बदलने से पहले थे वो क्या कर रही थी? आप लोग बाहर थे और आपने कहा था कि दोनों को एसिड रिफ्लक्स था। क्या वो परेशान थी? क्या वो परेशान हो रही थी और वो ऐसे थी और वो तो मैं जाहिर है उसे शांत करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं उसे खुश करने की कोशिश कर रहा हूं। सही है। तो मैंने उसे उठाया और यहां ले आया, बस फिर से उसकी डायपर बदलने और बाकी सब कुछ करने के लिए, और बस सारे स्टेप्स फॉलो करने के लिए। सही है। उसने अभी अभी खाना खाया है। वो बस उसे सुलाने की कोशिश कर रही है, जो भी आप बच्चे को शांत करने के लिए करते हैं, लेकिन वो मान नहीं रही। तो करो क्या? वो कहाँ से गिरी थी? यहीं पर। अम, क्या आपने अपनी पत्नी को बताया है? मैंने बस इतना ही कहा, और मैंने आपातकाल है बस यही कहा। आपातकाल। ठीक है, तुम्हें करना चाहिए। क्या तुम्हारे पड़ोसी दूसरे बच्चे को अस्पताल ले जा रहे हैं? क्या वो पहले से ही अस्पताल में है? वो पहले ही जा चुकी है। वो पहले ही जा चुकी है, ठीक है? हाँ, वो जाने वाली है। सही है। हाँ, तो बी नॉर्थ, आपकी पत्नी किस समय काम पर गई थी? वो यहाँ से 3:30 बजे निकलती हैं। उनका काम 4:30 बजे शुरू होता है। ठीक है, ठीक है। बच्चे किस समय उठते हैं? मैं उन्हें 6 बजे उठाता हूँ। 6 बजे। हम ये सिर्फ 1 घंटे से कर रहे हैं। ये उसका बिस्तर है। ये उसका बिस्तर है। ठीक है, ठीक है। चलो दूसरे बच्चे को तैयार करते हैं, फिर पड़ोसी से कहेंगे कि वो तुम्हें छोड़ दे। क्या मैं अपने कपड़े बदल सकता हूँ, या बस मेरा मतलब है, अगर ये ठीक है? मैंने तो अंडरवियर भी नहीं पहना है। मैं सिर्फ पजामा पहने हुए हूँ। हाँ, ये ठीक है, ये ठीक है। अब इससे गंभीर कुछ नहीं हो सकता। 4 महीने की बच्ची जो पिता के पास थी ने सांस लेना बंद कर दिया। एंड्रू कैमरे कहते हैं कि बेबी एवलिन उसकी डायपर बदलने वाली मेज से गिरी। लेकिन क्या सच में ऐसा हुआ? क्या वाकई ऐसा हुआ था? क्या ऐसा हो सकता था? हम यहाँ तब तक रहेंगे और इस घर की जैसी हालत है, हम बाहर ही रहेंगे। अंदर और कोई बच्चा नहीं है, सही है? और कुछ नहीं है? नहीं, बस यही है। ठीक है, ठीक है, हम यहीं रहेंगे। अस्पताल जाओ, हम यहाँ सब कुछ सुरक्षित कर देंगे, ठीक है? वो सामान्य तरीके से गाड़ी चलाएगी। शायद वो लोग पहले पहुंच चुके हैं। यही है, ठीक है? नहीं, मैं समझता हूँ। आगे बढ़ो। मैं समझता हूँ। ये सब बहुत अजीब है और ऐसा ही कुछ है, लेकिन मेरा दिमाग थोड़ा गड़बड़ है, तो मैं इसे संभाल सकता हूँ। ये हमारा कार्ड है। हम सब कुछ सुरक्षित करेंगे और बाहर इंतजार करेंगे। हमारे जांचकर्ता भी आ रहे हैं, लेकिन आपको अस्पताल जाना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। एंड्रू कैमरे को अस्पताल ले जाया जाता है, जहां उसका परिवार और मंगेतर डैनियल रूडी मौजूद हैं। बेबी एवलिन की हालत ठीक नहीं है, जैसा एंड्रयू जासूसों को बताता है। उसकी नब्ज बहुत कमजोर है और वे इस बात को लेकर चिंतित हैं कि वह शायद ठीक नहीं हो पाएगी। ठीक है। तो ये अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं है। मेरा मतलब है, मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, और बस जैसे मैं डरा हुआ हूँ यार। मैं बहुत डरा हुआ हूँ। ऐसी परिस्थितियों में ये सामान्य प्रक्रिया है। मैं समझता हूँ, फिर भी बहुत डरा हूँ। मैं बहुत डरा हुआ हूँ। तो फिर तुम मुझे क्यों नहीं बताते क्या हुआ? तो ऐसा था, मैंने उसे उठाया और शायद करीब 5:30 बजे थे।
तो मैं अंदर गया और उसका पैसिफायर उसके मुंह में डाल दिया। शायद वो करीब 5:45 के आसपास था। वे आमतौर पर 6 बजे से थोड़ा पहले उठ जाते हैं और फिर मैं 6 बजे उठता हूँ और आप जानते हैं, दूध गर्म करता हूँ और उन्हें वहां बैठा देता हूँ। उनके पास एक छोटा सा बॉपी है जो मेरे घर में टीवी के ठीक सामने ओटोमन पर रखा था। मुझे नहीं पता कि आप लोगों को वहां जाने का मौका मिला या नहीं, मैं वहां नहीं गया हूँ, नहीं। तो हम उन्हें वहां बैठा देते हैं और इस तरह हम, आप जानते हैं, जुड़वा बच्चों को संभालना थोड़ा मुश्किल होता है। आप जानते हैं, मैं दोनों बच्चों को एक साथ पकड़कर और दोनों को एक साथ खिला नहीं सकता। बॉपीज और तकियों जैसी चीजें मेरी मदद करती हैं। मैं उन्हें खाना खिला देता हूं, तब लगभग 6:20 बजते हैं। मैंने उन्हें ऐसे रखा है कि वे सोने लगे हैं। वे प्री मैच्योर हैं यार। वे अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुए हैं, है ना? तो हाँ, वो एसिड के कारण ज्यादा धक्का मार रही है और पीठ मोड़ रही है, इसलिए शांत नहीं हो पा रही। 6:36 बजे सो गई और मैं सोच रहा हूं जैसे कि मुझे अब तैयार होना शुरू करना चाहिए। मुझे जल्दी ही काम पर जाना है। काम पर जाते वक्त मुझे उन्हें माता पिता के घर छोड़ना है। तो मैं उसे बच्ची के कमरे में ले गया और मैं, आप जानते हैं, उसे तैयार करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं उसकी जंपर की जिप खोलता हूं, ऊपर कर देता हूं और उसके पास लपेटता हूं। फिर उसका डायपर उतारता हूं जिसमें पेशाब है, पॉटी नहीं। तो मैंने उसकी टांगों को थोड़ा सा मल दिया और फिर धीरे से उन्हें उसके पेट पर हल्का सा दबाया, ये देखने के लिए कि क्या इससे मदद मिलेगी। और इससे मदद मिली। उसने पॉटी कर दी और फिर वो परेशान होने लगी, अपना पैसी थूक दिया और वो बिस्तर के किनारे से गिर गया। वो चेंजिंग टेबल से गिरा और उछल गया। तो मैं एक पल के लिए पलटा। मुझे लगता है उस समय उसने पूरा शरीर मोड़ा, क्योंकि जब मैंने देखा तो वह सच में जमीन की ओर झपट रही थी। और उसी वक्त जैसे ही मैंने उसे उठाया और उसे चुप कराने लगा, वो रोना बंद कर देती है। जब मैं उसे चुप करा रहा था, लेकिन फिर वो कराहने लगती है और उसका रंग बदलने लगता है। और तभी मुझे एहसास होता है जैसे शायद वो वैसे नहीं सांस ले रही है जैसे उसे लेनी चाहिए थी, है ना? मेरा मतलब है, वो चिल्ला भी नहीं रही थी। सच कहूं तो उसकी आंखें कुछ धुंधली सी लग रही थीं और वह ठीक नहीं दिख रही थीं। तो मैं तुरंत 911 पर कॉल करता हूं और ऑपरेटर के साथ फोन पर बात करता हूं। और मैं बस उसके बाद बस मैंने उसकी मदद करने के लिए जो कुछ भी कर सकता था वो किया भाई। तो मुझे नहीं पता, मेरा मतलब बस इतना ही। जैसे मैं आपको सच में नहीं बता सकता कि उसके बाद क्या हुआ। मुझे बस इतना याद है कि सब लोग मेरे घर में थे। उसने पूछा, क्या दरवाजा खुला है? नहीं, मेरे पास बच्चा था तो मैंने दरवाजा खोल दिया। मैं वापस गया, फोन उठाया और वहीं था। तभी मैं छाती पर दबाव दे रहा था। सोफे के कोने में उसने तरह तरह का दूध उगल दिया। वो बिल्कुल पास्ता जैसी ढीली थी, एकदम निढाल और बिना रंग की। और ये अब तक की सबसे बुरी चीज थी। ये सच में सबसे बुरी चीज थी। ठीक है। ये सिर्फ आपके 2 बच्चे हैं, बड़े बच्चे नहीं हैं। मेरे पहले कभी बच्चे नहीं हुए। ये पहली बार है जब मेरे बच्चे हुए हैं। यही केवल हैं, आप जानते हैं। कभी भी इससे पहले कभी बच्चा नहीं हुआ। पता नहीं क्या करना है और मैं बस हर दिन किसी तरह गुजरने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड्रू कैमरा फिर बताते हैं कि उनके अनुसार एवलिन डायपर बदलने वाली टेबल से गिरते समय किस स्थिति में थी। तो वो बदलने की टेबल पर लंबाई में लेटी हुई थी। और मेरा मतलब है, वे अभी 4 महीने के नहीं हैं। वे कल 4 महीने के हो जाएंगे। वो बहुत हिलने डुलने लगी थी। उसे बेल्ट से बांध देना चाहिए था। यही सबसे जरूरी था। ठीक है। तो क्या वो अक्सर पलट जाती है? वो बहुत ज्यादा धक्का देती है। हाँ, जोर लगाती है या पलटती है? वो अपने पैरों से धक्का दे रही है, तो उसे एसिड रिफ्लक्स है और वे अपनी पीठ को मोड़ लेते हैं और शायद दर्द या तकलीफ को कम करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एसिड और गैस छाती में होती है। वो टांगे तान रही है, बहुत अकड़ी है और इसी तरह धक्का देती है। और वो चेंजिंग टेबल के किनारे से या सामने से नीचे आ जाती है? नहीं, वो सामने से नीचे आई थी। जासूस एंड्रू कैमरेर से पूछताछ जारी रखते हैं। वो मोटरसाइकिल बेचते हैं और डैनियल के काम पर होने पर बच्चों के साथ रहते थे।
लंबी बातचीत के बाद वो बाहर जाते हैं ताकि डॉक्टर उन्हें और डैनियल को एवलिन की हालत बता सकें। लेकिन फिर वो वापस आते हैं। तो क्या उन्होंने तुम्हें कोई जानकारी दी? हाँ, ठीक है। क्या तुम्हें पता है कि डॉक्टर कौन थे? कौन से डॉक्टर थे? नहीं। अपडेट क्या था? अच्छा नहीं था। कहा गया कि वो ब्रेन डेड हो जाएंगी। उनके दिमाग को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिली, इसलिए अब उनके बचने की संभावना नहीं है। ठीक है। डॉक्टर का नाम पता नहीं? नहीं सर, ठीक है। मैंने नहीं सुना। सच कहूं, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। मैं बस इतना पूरी तरह से बदहवास हूं। मैंने उसका नाम नहीं सुना। क्या वो वही थी? नहीं। वो बच्ची? एंड्रयू कैमरा बाहर जाते हैं। फिर डॉक्टर उनसे और डैनियल से एवलिन की हालत के बारे में बात करते हुए दिखते हैं। करीब 12 मिनट बाद एंड्रयू फिर से उस कमरे में लौटते हैं जहां जासूस उनका इंतजार कर रहे होते हैं और वे उन्हें बच्ची एवलिन के बारे में गंभीर खबर की पुष्टि करते हैं। तो डॉक्टर्स ने हमें जानकारी दी। मैं मान रहा हूं कि शायद वही जानकारी आपको भी मिली होगी। स्थिति अच्छी नहीं लग रही है, लेकिन उन्हें भी ठीक से नहीं पता। वे ज़्यादा जानकारी नहीं दे सके। तो साथ ही जब आप बाहर थे, एक और जासूस ने फ़ोन किया। क्या आपके घर में कुत्ता है? क्या आपको कुत्ते को किसी के घर ले जाने या ऐसी किसी चीज़ में मदद चाहिए? आपके पड़ोसी ने शायद कुत्ते को बाहर ले जाने की पेशकश की और फिर हम आपके घर को लॉक करने वाले थे और चाबी आपके पड़ोसी को देने वाले थे ताकि घर सुरक्षित रहे, ताकि आप लोग यहाँ आराम से रह सकें और चिंता न करें। क्या ये आपके लिए ठीक है? चाबियां हमारे पास ही हैं, तो ठीक है। तो क्या वो ठीक है? क्या कुत्ता दोस्ताना है? हाँ, वो नहीं है। आपका पड़ोसी? क्या आपका पड़ोसी उस कुत्ते से परिचित है? मुझे लगता है। ठीक है, तो आप पड़ोसी के पास कुत्ते की देखभाल करने जाते हैं। क्या आप चाहेंगे कि हम घर लॉक कर दें? इससे आपको सुरक्षा की चिंता नहीं होगी। ठीक है। तो जब आप बाहर गए थे, उससे पहले हम बात कर रहे थे। इस घटना के होने के बाद क्या आपको लगता है आपने उसे झकझोर दिया या नहीं? मुझे नहीं लगता कि मैंने उसे झकझोरा है। सच में नहीं। जैसा मैंने कहा, सब ऊपर नीचे हो रहा था। मैं अपने बच्चों को चोट नहीं पहुंचाना चाहता। उन्हें बहुत प्यार करता हूं और उनकी परवाह करता हूं। मैंने ये उसी समय कहा था जब वे जन्मे थे। मैं उन्हें बस एक दिन से जानता था और उनके लिए कुछ भी कर सकता हूं, जबकि 10 साल से जानने वालों के लिए भी ऐसा नहीं करता। हाँ। और जैसे जाहिर है, मेरा मतलब है, अगर तुम्हें मदद चाहिए या कुछ इस तरह की चीज चाहिए, जैसे तुम्हें शर्ट चाहिए या कुछ, तो मैं अपनी पीठ से शर्ट भी उतार कर दे दूंगा। लेकिन जैसे मैं तुम्हें $10,000 उधार नहीं दूंगा, लेकिन इन छोटी बच्चियों के लिए पता नहीं क्या है उनमें, कुछ तो खास है। मैंने डैनियल से कहा था, यह दुनिया का सबसे अजीब एहसास है कि तुम इस नन्ही सी जान के लिए कुछ भी कर सकते हो। हाँ। क्या तुम और डैनियल झगड़ते हो? नहीं, मेरा मतलब है, हम पैसों पर बहस करते हैं, पर झगड़ते नहीं। ठीक है। आप क्या कहेंगे, ऐसा कितनी बार होता है? शायद महीने में 2-3 बार। क्या कभी बात हाथापाई तक पहुंचती है? कभी नहीं। ठीक है। क्या आप कभी दीवारों पर मुक्का मारते या चीजें तोड़ते हैं? एक रात डरावना सपना देखकर मैं उठा और बेडरूम के दरवाजे पर मुक्का मारा। मुझे लगता है उन्होंने देखा होगा। मुझे यकीन नहीं है। हाँ, मैंने ही उसे मारा था। नहीं, मेरे मन में कोई हिंसक भावना नहीं है। वो कब हुआ? मुझे नहीं पता भाई। शायद इसी साल की शुरुआत में, जैसे जनवरी में। मुझे ठीक से याद भी नहीं है। मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। ये बहुत पहले हुआ था। पूरा साल ऐसा लगा जैसे 10 साल बीत गए हों। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ये मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल और लंबा साल रहा है। आज सुबह तुमने दीवार पर मुक्का या कुछ तोड़ा तो नहीं? नहीं। ठीक है। तो पिछली रात का क्या? नहीं। डैनियल का क्या? नहीं। क्या जब आप लोगों की बहस होती है तो क्या वो कभी दीवारों पर मुक्का मारती है या चीजें तोड़ती है? नहीं। क्या वो कभी आपके साथ शारीरिक रूप से हिंसक होती है? नहीं, वो बहुत शांत स्वभाव की है। तो अगर आप दोनों में कभी बहस हो जाती है
तो क्या आपको लगता है कि आप या वो चुप हो जाते हैं या फिर आप दोनों और ज्यादा बहस करने लगते हैं? वो चुप हो जाती है। मैं सवाल पूछता हूँ। मैं हल निकालने पर बहुत ध्यान देता हूँ। और मैं एक जवाब ढूंढना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि इसे कैसे ठीक किया जाए। मैं यहाँ कैसे पहुंचा और अब क्या करूं? वो शांत स्वभाव की है। उसे ये पसंद नहीं। वो किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती, या फिर वो कुछ ऐसा नहीं कहना चाहती जिसे लेकर बाद में पछतावा हो, या कुछ ऐसा। तो वो थोड़ी शांत रहती है। वो खुद को थोड़ा बंद कर लेती है। एंड्रयू कैमरी ने जासूसों से कहा कि ये उसका सबसे बुरा साल रहा और वो उसकी मंगेतर डैनियल पैसों को लेकर झगड़ते हैं, पर उसने दीवार में छेद करने से इनकार किया। फिर जासूसों ने एंड्रयू का सामना करने का फैसला किया। तो क्या यह संभव है कि आज सुबह एवलिन के चेंजिंग टेबल से गिरने के अलावा कुछ और हुआ हो जो आप हमें नहीं बता रहे हैं? नहीं भाई, मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। ऐसी कोई बात नहीं है जो मैंने नहीं बताई हो। मैं हर पल विस्तार से बता रहा हूँ। उन्होंने मुझे चेंजिंग टेबल की फोटो भेजी थी। हाँ। और ये बीच में अंदर की तरफ घुसी हुई है, जो कि आप जानते हैं। यही मैं आपको बता रहा था। ये एक तरह से रैंप जैसा है ना? इसमें एक गोल किनारा है, जैसे हाफ पाइप होता है। बाहरी नजरिए से मैं आप पर कोई आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन इसे देखकर मुझे ये थोड़ा अजीब लगता है। वो इससे बाहर कैसे निकली? मैं समझ रहा हूँ आप क्या कह रहे हैं भाई, और मुझ पर भरोसा करो। डॉक्टर ने जो कहा उसके बाद भी मैं भी सोच में पड़ गया हूँ, और ये सारी चिंताएं, सारी फिक्रें और ऐसी तमाम बातें मेरे दिमाग में चल रही हैं। लेकिन वे हिलते डुलते रहते हैं। वह बहुत ज्यादा हिलती डुलती है ना? वो बहुत हिलती डुलती रहती है। दोनों ऐसा करते हैं। उसे वहां चेंजिंग टेबल पर भी बैठाना पड़ता है। बस हर जगह लात मारती रहती है। दोनों ही करते हैं। वे बहुत ज्यादा हिलते डुलते हैं। मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता कैसे। आ, क्या ये मुमकिन है कि आपने उसे गिरा दिया था? और इस बयान या इस स्थिति ने बस ये पुष्टि कर दी है जैसे कि वो बदलने की मेज से गिर गई थी। नहीं, मैंने उन्हें कभी नहीं गिराया या कुछ ऐसा नहीं किया जिससे असहज हो जाऊं। सच कहूं तो मैं उन्हें ज्यादा नहीं उठाता, क्योंकि वो छोटे हैं। हाँ। मुझे बच्चों को गोद में लेना ज्यादा पसंद नहीं है। मुझे लगता है ये डरावना है। इन बच्चियों को गोद में लेने से मैं बहुत डरता हूँ। और इस तस्वीर को देखते हुए ये सच में ऐसा नहीं लगता। तो ये ऐसे ही सेट है, ठीक है? सही है। ठीक है। ऐसा लगता भी नहीं है कि इस छोटी सी जगह पर गिरना मुमकिन होगा, है ना? जैसे अगर वो किनारे से गिरती तो लगता कि वो कारपेट पर गिरी होती। वो कारपेट पर कहाँ गिरी थी? हाँ, तो मुझे दिखाओ, पता है वो यहाँ कहाँ लेटी हुई थी। ठीक है। ओह, माफ करना। यही कहीं पर। ठीक है। तो वो उसका सिर यहीं था, और वो जैसे मैंने फिर से जैसे उसकी सरसराहट की आवाज सुनी, और फिर वो यहां लेटी थी। मुझे नहीं पता भाई। मैं समझता हूं इसका कोई मतलब नहीं बनता, और अगर तुम्हें जो भी करना है मैं समझता हूं। नहीं, ऐसा नहीं है। ये ऐसे काम नहीं करता। मैं बस समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या हुआ। और जाहिर है, पता है, मेरा एक और पक्ष है जो कहता है, अरे हो सकता है हम किसी ऐसे इंसान के सामने बैठे हों जिसने अपने बच्चे के साथ बहुत बड़ी गलती कर दी हो। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस दूसरे बच्चे की रक्षा करें, ठीक है? हाँ। तो डूड, मैं बहुत डरा हुआ हूं। मेरा मतलब है, और मैं यहां तक कि डैनियल से भी कह रहा था। मैंने कहा, डैनियल, वो मुझे जेल भेज देंगे, लेकिन तुम घर बेच सकती हो, पैसे कमा सकती हो, अपने काम निपटा सकती हो, जो करना है करो, नए घर के लिए लगा दो। मेरा मतलब है, मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता। डॉक्टर ने कहा, बच्चे को झटका लगा है। आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या बच्चे को झटका दिया गया है? शायद बच्चे को झटका दिया गया है। मुझे समझ नहीं आ रहा है।
देखिए, मैं आपके मुंह में शब्द नहीं डालना चाहता, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ कुछ तथ्य और परिस्थितियाँ हैं जिनकी वजह से मुझे ये सवाल उठता है कि क्या बच्चा सच में सिर्फ चेंजिंग टेबल से गिरा था। हाँ, मुझे पता है, इसका कोई मतलब नहीं बनता। बेबी एवलिन की चोटें इतनी गंभीर और इतनी भयानक हैं कि ये साफ है कि जासूसों को नहीं लगता कि उसे सिर्फ चेंजिंग टेबल से गिरने से चोट लगी है। वे एंड्रयू कैमारा से सच में क्या हुआ बताने की कोशिश करते हैं। वो मरने वाली है। वो मरने वाली है ना? तो फिर असल में या तो किसी लापरवाही या किसी वजह से मैंने अपने बच्चे को मार डाला है। और मेरा मतलब है मैं नहीं। मैं आपसे इस स्थिति में नहीं पूछ रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि अगर ऐसी स्थिति हो जहाँ ये पक्का हो जाए कि बच्चे को झटका दिया गया है, तो आपको क्या लगता है उस इंसान के साथ क्या होना चाहिए। क्या इसमें हाँ, मेरा मतलब है सजा मिलनी चाहिए, है ना? लेकिन आपको क्या लगता है इसकी सजा कैसे दी जानी चाहिए। मुझे नहीं पता। मैं समझ नहीं पाता कि ये नौकरशाही और न्यायिक व्यवस्था कैसे चलती है। इसमें कोई समय सीमा है क्या? शायद आपको जेल जाना पड़े। हाँ, हाँ, आपको क्या लगता है उन्हें कितने समय के लिए जेल जाना चाहिए। मुझे बिल्कुल पता नहीं है। मुझे नहीं पता। मेरा मतलब है कम सजा। मुझे नहीं पता। आखिरकार वे बच्चे हैं। मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ, आपको क्या होना चाहिए लगता है अगर किसी मामले में ये पुष्टि हो जाए, आप जानते हैं कि बच्चा हिलाया गया था। देखिए, मेरा मतलब फिर से, क्या वो कोई ऐसा व्यक्ति था जो तनाव में था? क्या वो कोई ऐसा था जिसे ऐसा हिंसक ढंग से करने वाला माना जाता था बस इसलिए क्योंकि वो अपने बच्चों से प्यार नहीं करता या कुछ ऐसा? मेरा मतलब है मुझे लगता है कि दोनों ही कारण महत्वपूर्ण हैं। ठीक है। मेरा मतलब है फिर ये मामला अदालतों में चला जाता है। अगर कोई अपने बच्चे से प्यार करता है और गलती कर बैठता है और कोई अपने बच्चे से नफरत करता है, चाहता है काश उसका बच्चा होता ही नहीं, और आप इन्हें अलग कर सकते हैं। मेरा मतलब है मेरी राय में ये हमेशा के लिए सजा लायक है। आपने एक बच्चे की जान ली है। आपने ऐसे व्यक्ति को मार दिया जिसे कुछ करने का मौका था, और आप कभी नहीं जान पाएंगे कि वो क्या कर सकता था। आप नहीं जान पाएंगे कि वो बच्चा क्या कर सकता था। शायद वो दुनिया बचा सकता था। और दूसरी तरफ मुझे नहीं पता यार, ये हादसे हो जाते हैं। हर कोई मुझसे यही कहता रहता है। लेकिन मेरा मतलब है मुझे लगता है उम्र कैद की सजा थोड़ी ज्यादा होगी। अगर ये हादसा था और आपने पूरा प्यार देकर सब कुछ किया, तो मुझे नहीं पता, शायद उनके साथ थोड़ा नरमी बरतें और आप जानते हैं सजा कुछ कम कर दें, सजा का समय कम कर दें। मुझे नहीं पता। तो फिर जब आप जेल में चले जाते हैं, एक बार जब ये बात वहां फैल जाती है और उन्हें पता चल जाता है कि आपने एक बच्चे की हत्या की है, तो अंदर कोई आपके साथ क्या करेगा? तो जैसे बाकी लोग आपको बता रहे हैं, हादसे होते रहते हैं। सिर्फ हादसे नहीं, लोग गलतियां भी करते हैं। यहाँ की परिस्थितियों को देखते हुए मुझे लगता है गलती हुई। बिल्कुल सही बात है भाई। अगर मैंने उसे टेबल पर नहीं रखा होता, अगर मैं वहां से नहीं हटा होता, सही है, या दूर नहीं गया होता, जानते हो, अगर मैंने वो नहीं किया होता, अगर मैंने बस एक सेकंड लिया होता, शायद एक सांस ली होती बजाय पेसिफायर पर रिएक्ट करने के। मेरा बच्चा जिंदा होता। मुझे नहीं पता उसने क्या कर सकती थी। वी और मैं उसे बहुत चिढ़ाते थे, बस थोड़ा सा ही। तुम्हारा मतलब क्या है। मैं बस उसे चिढ़ाता हूं क्योंकि वो हमेशा अपनी जीभ बहुत बाहर निकालती है। बस ऐसा ही। मुझे नहीं पता। मुझे हमेशा लगता था कि वो कुछ कहना चाहती है, बातें करना चाहती है, लेकिन उसके पास उसे कहने का तरीका नहीं था। हमेशा उसकी आंखों में वो नजर। मेरा मतलब है मैं बस उसे इसी बात पर चिढ़ाता था। मैं कहता था तुम अपनी जीभ बाहर निकालकर कितनी मजाकिया लगती हो। ऐसी ही बातें करता था। हाँ, तो हमारी बातचीत के आधार पर और जैसा कि तुमने समझाया, तुम जानते हो इसमें दो पहलू हैं। बहुत भयानक, जिसे मैं एक राक्षस कहूंगा, सही है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है
जब कोई व्यक्ति ज्यादा तनाव में आकर ऐसी स्थिति पर प्रतिक्रिया देता है जिससे बच्चे को चोट पहुंच जाती है। उसे कोई चोट नहीं आई है। वो क्या है? उसे चोट नहीं आई। अब वापसी का रास्ता नहीं। उन्होंने कहा उसके दिमाग तक पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंची। इसका मतलब है कि वो मरने वाली है। चाहे वो आज हो, चाहे 1 हफ्ते बाद हो, हमें नहीं पता। लेकिन उसके ठीक होने का कोई मौका नहीं है। और मौत में भी मुझे लगता है कि इस स्थिति के दो पहलू हैं। एक है घोर क्रूरता और दूसरा है कोई जो बहुत ज्यादा तनाव में है। मुझे लगता है कि आप उस श्रेणी में आते हैं जहां कोई बहुत ज्यादा तनाव में था। हाँ, लेकिन मुझे जानना होगा कि क्या हुआ। फिर से, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन वहाँ डॉक्टर से मेरी बातचीत के आधार पर यह सिर्फ बच्चे के गिरने से मेल नहीं खाता। गिरना और सिर पर चोट लगना। मैं समझता हूँ। तो और क्या हो सकता था? मुझे नहीं पता यार। मैंने तुम्हें सब बता दिया। सच में। उसे ये पोजीशन पसंद नहीं, बल्कि वो पोजीशन पसंद है जिसमें उसकी टांगें बाहर हों, सिर मेरी छाती से लगा हो और उसे उसमें अच्छा लगता है। मुझे नहीं पता कि इससे उसे ज्यादा उत्तेजना मिलती है या नहीं। मैं समझ नहीं रहा हूं। उसे ये पोजीशन पसंद नहीं है, मुझे पता है। मैं बस समझने की कोशिश कर रहा था कि क्या हुआ था। सही है। मैं नहीं बता सकता क्योंकि जैसा कहा, फटे होठ और उसकी ठुड्डी पर निशान जैसे। कैसे? क्योंकि हाँ, हर कोई कहता है कि बच्चे गिरते हैं तो उन्हें कुछ नहीं होता। बच्चे, आप जानते हैं, वो गिरते हैं और फिर से उठ जाते हैं। सही है। तो एंड्रयू केमारा बस इतना कहते हैं कि एवलिन डायपर बदलने की टेबल से गिर गई थी और चोट की कोई और वजह नहीं बताते। इस बातचीत के तुरंत बाद जासूस एंड्रयू की मंगेतर डैनियल से बात करते हैं, जो जुड़वां बच्चों की मां हैं। मुझे बहुत अफसोस है कि आपको ये सब सहना पड़ रहा है। मुझे पता है कि ऐसे हालात में शब्दों की कोई खास अहमियत नहीं होती, लेकिन फिलहाल मैं आपको बस यही कह सकता हूँ। मेरे पास एक फॉर्म है जिसे मुझे भरना होता है और आपके मंगेतर ने उसमें से ज़्यादातर सवालों के जवाब देने में मेरी मदद की, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं वो फॉर्म आपके साथ भी देखूँ और उन सवालों के जवाब आप दें जो वो नहीं दे सकते। आप तैयार हैं? ठीक है। उससे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आपकी सुबह कैसी शुरू हुई। क्या मेरी सुबह, चलिए पिछली रात से शुरू करते हैं। तो पिछली रात डिनर के समय से लेकर अब तक मुझे बताइए कि आप यहाँ तक कैसे पहुँचे। डिनर के समय से ही वो थोड़ी चिड़चिड़ी थी, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो ध्यान चाहने की बजाय ज्यादा सो रही थी। और उसकी ये आदत थी। वो किस समय की बात थी? रात के 6:30 से 7 बजे के बीच। कल रात? हाँ। ठीक है, लेकिन उसे अपर जाने की आदत है। और जब वो ऐसा करती है तो अगर उसे कोई सहारा मिल जाए तो वो आमतौर पर खुद में ही सिमट जाती है। अक्सर जब ऐसा होता है तो हम उसे पकड़े होते हैं। लेकिन उसने किसी तरह अपनी पीठ को थोड़ा सा मोड़ लिया। तो हमने उसे फिर से सही जगह पर बैठाया और फिर मैंने उसकी मदद की, उसे बिस्तर पर लिटा दिया। और मैं तैयार हो जाता हूँ। और मैं उन्हें फर्श पर सोने के लिए तैयार कर देती हूँ ताकि गिरने का कोई मौका ना रहे। मेरे लिए डार्सी और उसकी बंदूक के साथ काम करने का कोई मौका नहीं है। मैं उसे कपड़े बदलवा देती हूँ, उसकी नैपी बदल देती हूँ, फिर उसे तैयार कर देती हूँ और फिर थोड़ा उसके साथ खेलती हूँ, फिर उसे उसके स्लीपर्स में तैयार कर देती हूँ, फिर उसे कपड़े में लपेट देती हूँ ताकि वो और शांत हो जाए और सोने के लिए तैयार हो जाए। मेरे पास उसके लिए एक कंपन वाली छोटी कुर्सी है जिसमें वो लेट जाती है। और फिर थोड़ा खेलती हूँ क्योंकि आमतौर पर वो तुरंत सोना नहीं चाहती। उसे उसके सोने वाले कपड़े पहना देती हूँ, उसे बैठा देती हूँ, कपड़े में लपेट देती हूँ और फिर हम लेट जाते हैं और कम से कम 15 मिनट में वो गहरी नींद में चली जाती है। फिर मैं उन्हें पालने में सुला देती हूँ।
और वे ठीक थे। उस समय से लेकर जब तक मैं करीब 2:30 या 3 बजे तक नहीं जागी, फिर मैं उठ गई। मैंने कपड़े पहने, मैं काम के लिए निकल गई। तो जब आप काम के लिए निकले वे सो रहे थे, पूरी रात वे एक बार भी नहीं जागे? नहीं, उनके लिए ये सामान्य है। वे आम तौर पर पूरी रात सोते हैं। और फिर मुझे तो पता ही नहीं चलता कि कुछ गलत है जब तक कि वो मुझे फोन करके ये नहीं बताता। ठीक है, तो वो फोन कॉल के जरिए हुआ था? मैं तो काम पर काफ़ी देर से जा चुकी थी और मैं वहाँ काम करती हूँ क्योंकि वे दूसरी जगह चले गए थे। अब मैं बेनॉन मरे में काम करती हूँ। तो कितने समय से ये रूटीन है जहां आप 2 या 3 बजे सुबह उठते हैं, आप निकल जाते हैं? वो इसके लिए जिम्मेदार हैं। ऐसा तब से है जब से मैं 16 सितंबर को वापस काम पर गई थी। माफ कीजिए, बीच में टोक रही हूँ। हम परिवार को जल्दी से मिलने आने देंगे। क्या मैं थोड़ी देर के लिए उधार ले सकती हूँ? जी मैडम, बिल्कुल। धन्यवाद। डैनियल के साथ बातचीत डॉक्टरों के अपडेट मिलने पर जारी रहती है। आपको क्या लगता है एंड्रयू इस सब को कैसे संभाल रहा है? मुझे पता है कि वो खुद से बहुत सवाल करता है, हाँ, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहा है। ठीक है। अच्छा, ठीक है। इस बातचीत में कुछ भी आरोप लगाने वाला नहीं है और मुझे लगता है कि वो इसे उसी तरह समझ सकता है, शायद सिर्फ इसलिए क्योंकि आप जानते हैं जासूसों के साथ होने का तनाव है। और फिर कुल मिला के जब भी हम खाने के लिए उठते हैं, हाँ, ये बात या कि ये उसके साथ हुआ। मुझे पता है कि उसे शांत करने में दिक्कत हो रही है, लेकिन आम तौर पर वो ठीक रहता है। लेकिन वो कभी भी सख्ती से पेश नहीं आया है। वो कभी भी ऐसा नहीं रहा है। क्या उसने कभी कहा मैं ये नहीं कर सकता? उसे एक पल के लिए ले लो। हाँ, ठीक है, तो उसे पता है कब पीछे हटना है। हाँ, ऐसा ही है। अगर उसके पास पीछे हटने का विकल्प ना हो तो उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी? वो उसे उसके पाले में लिटा देगा और वहां से चला जाएगा। वो ऐसा जोखिम नहीं उठाएगा। वो कहेगा, मुझे 1 मिनट चाहिए। अगर रोना बंद नहीं हो रहा तो मैं मदद नहीं कर सकता। वह उसे लिटा देता है और वहां से चला जाता है। जासूस घर में मिली दीवार के छेद को लेकर जिज्ञासु हैं। अच्छा, आपका कहना है कि आम तौर पर ऐसा होता है, लेकिन हर स्थिति में कुछ अपवाद भी होते हैं। क्या उसने कभी कुछ तोड़ा है या दीवार में छेद किया है या ऐसा कुछ किया है? उसने हमारे अलमारी के दरवाजे पर किया है। उसने बस इतना ही किया है। उसने बस 2 बार मारा है। मैं कहना चाहूंगी कि जब से हम इस घर में रह रहे हैं, करीब 4 साल हो गए हैं। उसका कारण क्या था? वो बेवकूफ़ी थी जब हम झगड़ रहे थे और ये बस चलता ही रहा। हम किसी भी तरह की सहमति पर नहीं पहुंच पाए। ये बस अंदर ही अंदर उबलता ही रहा। क्या उन्होंने एक ही समय में 2 बार मारा या वो 2 अलग-अलग घटनाएं थीं? कितनी बार? बस 2 अलग-अलग घटनाएं थीं। ठीक है, लेकिन आपको याद नहीं है कि वजह क्या थी? मुझे याद नहीं कि झगड़े किस बारे में थे। ये तय है कि दोनों बार झगड़ा हुआ था। हाँ। ठीक है। किस समय? क्या वो दिन में था या रात में? वो रात में था। क्या वो भी आपकी तरह बिस्तर पर था? हम बिस्तर पर नहीं थे। वो डिनर के बाद, लेकिन सोने से पहले का समय था वहाँ। वो समय के कितने करीब थे? कितनी दूर थे? समय में बहुत दूर थे। जैसे दिन, हफ्ते, महीने? 1 साल मुझे लगता है। पहला तब था जब हम पहली बार एक साथ घर में रहने आए थे और दूसरा शायद 1 साल पहले था। ठीक है, मेरा मतलब ऐसा बहुत कम और बहुत दूर दूर होता है। वो बिल्कुल भी हिंसक नहीं है, किसी भी तरह से नहीं। ठीक है। क्या आप उसे आपके रिश्ते में ईमानदार मानते हैं? हाँ।
क्या आप अपने रिश्ते में उसके साथ ईमानदार हैं? ठीक है, तो आप दोनों में से कोई भी एक दूसरे से कोई राज नहीं रखता, कोई नहीं, कोई नहीं। एक दूसरे से कोई राज नहीं रखते। हाँ, हमारी बहसें अक्सर पैसों पर होती हैं। मैं इसे सुलझा लूंगी। सही है, ना तो पैसे और ना ही बहसें। मैं बस पूछ रहा हूँ, क्या आपको लगता है कि आप उनके पास जाकर किसी भी बात पर आराम से बात कर सकती हैं? और क्या आपको लगता है कि वो भी आपके साथ किसी भी बात पर आराम से बात कर सकते हैं? हाँ। तो अगर उसने आपकी बेटी को किसी तरह से चोट पहुंचाई, तो क्या आपको लगता है कि वो आपको कुछ बताएगा? मुझे पूरा यकीन है कि वो मुझे बताएगा। और उसने ऐसा नहीं किया है, सही है? नहीं, ठीक है। जांच अधिकारी सशंकित हैं और वे एंड्रयू की कहानी को लेकर डैनियल के सामने अपना शक जाहिर करते हैं। तो मैं आपके घर पर नहीं था, लेकिन उन्होंने मुझे चेंजिंग टेबल की एक तस्वीर भेजी और वो बीच में धंसी हुई है। वो तो बिस्तर है। हाँ। और तो बाहर से देखने पर ये समझ में नहीं आता कि वो खुद को आगे बढ़ा पाएगी। सही है। मैं पूरी ईमानदारी से कह सकती हूँ कि वो जितनी मजबूत है, लोग उसकी उतनी तारीफ नहीं करते। लेकिन मैंने उसे खुद को आगे बढ़ाते हुए देखा है, जैसे अगर वह वही लेटी हो और अपनी तैयार स्थिति में आ जाए, तो वह यहाँ से खुद को धक्का देकर कम से कम आधा रास्ता पार कर सकती है। उसके लिए यह करना आसान है। और जब मैं कहती हूँ कि वो जैसी बनी है, मेरा मतलब सच में वही है। तो इसमें हमारी भूमिका ये है कि नंबर 1, ठीक ठीक पता लगाना कि आपकी बेटी के साथ क्या हुआ। लेकिन नंबर 2 है आपकी दूसरी बेटी की सुरक्षा करना। और क्या जैसा कि आप कह रहे हैं, क्या आपको लगता है कि आपकी बेटियां उसके साथ सुरक्षित हैं? हाँ। मैं ये जानने के लिए कॉल कर रही हूँ कि क्या आप... यहाँ तक कि अब भी मुझे अभी लगता है कि वे मेरे साथ सुरक्षित हैं। मुझे पता है हादसे हो सकते हैं। हाँ, हमने ऐसे ही बात की थी और मैंने बताया कि हादसे हो सकते हैं। हाँ। लेकिन आम तौर पर ये बस मेरे लिए ये समझ में नहीं आता कि 3 फीट की ऊंचाई से कारपेट पर गिरना किसी को इतना ज्यादा चोट पहुंचा सकता है। सही है? क्या वो... अच्छा, ये सवाल आपके दिमाग में आता है और मैं आपके दिमाग में कुछ डालने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि मुझे पता है कि उस कारपेट के नीचे की सतह सख्त है। और मैं, चाहे कारपेट जितना भी मुलायम क्यों ना लगे, हाँ, या नहीं, क्या इसके नीचे कोई पैडिंग नहीं है? मुझे लगता है नीचे कोई पैडिंग है, पर किस तरह की है पता नहीं। और फिर बस वही जगह है जहां ये हार्डवुड से मिलती है। चेंजिंग टेबल दीवार से पूरी तरह सटी नहीं है। इतनी जगह है कि वह वहां के हार्डवुड फ्लोर से भी टकरा सकती थी। हाँ। और गिरते वक्त वो चेंजिंग टेबल से भी टकरा सकती थी। सही। तो क्या आपने उन्हें देखा था? क्या शरीर पर कोई चोट दिखी? इसके अलावा मैंने बस यहाँ उनकी ठुड्डी के नीचे एक चोट देखी थी। माफ कीजिए, वो हो सकता था एम्बुलेंस में लादा जा रहा था। मैंने कुछ नहीं देखा। बेबी एवलिन की उसी रात मौत हो गई। बाद में पोस्टमार्टम से पता चला कि उसे अपने दिमाग, रीढ़ की हड्डी और लिवर में गंभीर आंतरिक चोटें आई थीं और ये चोटें किसी दुर्घटनावश गिरने से मेल नहीं खाती थीं। एवलिन की मौत के 2 दिन बाद पुलिस ने एंड्रयू कैमरेर को हिरासत में लिया। एंड्रयू, किसके साथ हूं? क्रिस, बधाई हो, आपने कदम रखा। ठीक है एंड्रयू, क्या आप घूम सकते हैं? मैं हाथ पीठ पे रखें। कृपया। हाँ, मैं कर सकता हूँ। हाँ, मैं कर सकता हूँ। मुझे बाकी चाहिए। तुम्हारे पास थोड़ा चीज है, वो ला रहा है। ठीक है। जो ग्रे वाले हैं। कृपया नहीं। ग्रे वाले हैं, बस स्लिप ऑन वाले हैं। क्या?
स्लिप ऑन, हमारे पास टॉर्च है। वहाँ ऊपर पौधे हैं। बिल्कुल सही। हाँ, शायद मेरे पास करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है। हाँ, शायद मेरे पास करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है। शॉर्ट्स बिल्कुल ठीक रहेंगे। हाँ हाँ नहीं हाँ, वैसे भी तुम्हें बदल ही दिया जाएगा, इसकी चिंता मत करो। नहीं, क्या तुम्हारे पास कुछ है? मेरी टोपी ले लो। नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है, बस एक छोटा पत्थर है जो मेरी बेटी के साथ था। लो, मैं इसे ले लेती हूँ। क्या तुम चाहती हो कि माँ इसे अपने पास रखे? हाँ, तुम इसे ले सकते हो। और तुम उन्हें ले सकते हो। मेरे पास और कुछ नहीं है, तो उसने कहा चिंता मत करो। उसकी चिंता मत करो। क्या आप घूमना और साइड से नीचे उतरना चाहेंगे? हम सड़क पर आगे चलेंगे, बाएं मुड़कर कार के पास लौटेंगे, ठीक है? बिल्कुल। एंड्रू पर रेवलिन की मौत के लिए गंभीर हत्या का आरोप लगाया गया और उसकी जुड़वां बहन को लगी चोटों के लिए अपराधी हमला का आरोप भी लगाया गया। उस बच्ची को टूटी हुई पसलियों जैसी चोटें आई थीं। जज ने उसे $5 मिलियन की जमानत पर हिरासत में रखने का आदेश दिया। एंड्रू की गिरफ्तारी के 1 महीने बाद जासूसों ने डैनियल से फिर पूछताछ की और उसकी कहानी बदल गई। इससे पहले आपकी गर्भावस्था के बारे में जानने से पहले आप और एंड्रयू के रिश्ते को कैसे बयान करेंगी? अगर मैं अब पीछे मुड़कर देखूं और उस थेरेपी के नज़रिए से सोचूं जिससे मैं गुजरी हूं, तो उस समय वो रिश्ता भावनात्मक और मानसिक रूप से प्रताड़नापूर्ण था। रिश्ते में रहते हुए मैं कहती कि सब ठीक है। मैं कहूँगी कि जितना समय मैंने उनके साथ बिताया, उस दौरान वे मुझे पूरी तरह से अपने काबू में रखते थे और मुझे रिश्ते के दौरान किसी भी तरह के दुर्व्यवहार के कोई संकेत नहीं दिखे। क्या आप माफ कीजिए, क्या आप भावनात्मक और मानसिक को समझा सकते हैं? क्योंकि जाहिर है इसका मतलब हर किसी के लिए अलग हो सकता है, जैसा वे उसे समझते हैं। आप किसे कैसे बयान करेंगे या इसका वर्णन कैसे करेंगे? ये उस तरीके में होता था जैसे वो मुझसे बात करता था, ठीक है? फिर से टेक्स्ट मैसेज और ऐसी ही चीज़ों को लेकर जो बातें वो कहता था वे बहुत ही मनोवैज्ञानिक रूप से प्रभावित करने वाली होती थी। मैं थी। अब मैं ये समझ रही हूँ, जब ठीक है। कोई धमकी मिली है? मेरे प्रति कोई नहीं। जब वो गुस्सा होता था या जब उसे ऐसे दौरे आते थे जिसमें वो आपके प्रति भावनात्मक और मानसिक दुर्व्यवहार करता था, तो वो किस बात से भड़क जाता था? अक्सर ये आमतौर पे या तो पैसों की बातचीत से शुरू होता था या फिर उसे ये चिंता होती थी कि मैं अपनी सेहत का ध्यान नहीं रख रही हूँ। ये शुरुआत में ऐसे होता था जैसे उसने कोई मजाक किया और फिर वो हद से आगे बढ़ जाता था और मैं कहती थी अरे, और ठीक है क्या? क्या ऐसा अक्सर होता है? वो मजाक करता है और कहता है कि तुम बहुत आगे बढ़ गए। क्या उसने कभी ऐसा करना छोड़ा या वो जारी रखता था? वो ऐसा ही करता था। डैनियल सही है। क्या कभी जलन, एक दूसरे पर धोखा देने के आरोप या ऐसा कुछ हुआ था जिससे सब हो सकता है? फिर से अब सोचती हूँ तो पता चला है कि उसे लगता था कि मैं उसे धोखा दे रही हूँ। ठीक है, क्या कभी आप पे झगड़े इसी बात को लेके हुए थे? ठीक है, उसने मुझ पर कभी सीधे आरोप नहीं लगाया। क्या उसने जो भी किया? मुझे लगता है कि मेरे सवाल का जवाब मिल गया है। फिर भी मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या उसने कभी ये सवाल उठाया कि बच्चे उसके हैं भी या नहीं,
या ऐसी कोई बात कही? नहीं। ठीक है, फिर उसने सब अभी जिक्र किया है अपने आप को नियंत्रित ना कर पाने के बारे में, या अपनी ताकत को नियंत्रित ना कर पाने या ना जानने के बारे में? उन्होंने इसका जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि सालों में ऐसा हुआ है। ठीक है, इससे पहले कि मैं प्रेग्नेंट थी। क्या आप जानते हैं उसने क्या कहा था, या आप अपने शब्दों में बता सकते हैं? उसे अपनी ताकत का अंदाजा नहीं था। इंटरव्यू के कुछ दिन बाद एक ग्रैंड जूरी ने डैनियल पर बेबी एवलिन की हत्या में मिली भगत और जुड़वा बच्ची को चोट पहुंचाने के आरोप लगाए। एंड्रयू ने अनैच्छिक हत्या, गंभीर हमला और न्याय में बाधा डालने के आरोप कबूल किए। उसे 19 से 24 साल 6 महीने की जेल हुई। डैनियल ने 2 बच्चों को खतरे में डालने की बात मानी और वो 5 साल की सजा काट रही है। और इसी के साथ क्राइम फिक्स के इस एपिसोड का अंत होता है। मैं एनित लेवी हूँ। मेरे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अगली बार यहीं मिलूंगी।